In this class, we are going to see the statement of profit and loss, like how as per the Schedule 3 of the Companies Act, vertical profit and loss statement has been prepared. So the very first, see, before going to the statement, we should know ना कि हम ये क्यों बना रहे हैं. So every business wants to know the income earned and the expenses which are incurred during the particular period. And usually हमें ये चाहिए ना कि हमने year end तक, usually at the year end तक हमने कितना profit या तो कितना losses हमने incurred किया है for whole of the year. So for this purpose, the company prepare the profit and loss statement. हम जब use करते थे पहले तो horizontal form use करते थे. Now we are going to make a T form. ठीक है. यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट बेसिकली सिर्फ 2 रीजंस के लिए बनाते हो. टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस विच इज अर्नड और यू कैन से इनकर्ड बाय द कंपनी, एंड सेकेंड तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. ओके, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, बेसिकली वी हैव अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जैसे पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है हमें या तो कोई अदर लॉ ने कहा है. सो अब जो हम ट्रेडिशनल बनाते थे, दैट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो. हियर वी आर गोइंग टू फॉलो द कंपनी का फॉर्मेट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ द कंपनी विल बी रिटन ओवर हियर, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये किसके, देखो अकाउंट नहीं बना रहे, सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर द अकाउंट, यू आर गोइंग टू राइट, वी आर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट. सो हियर यू आर गोइंग टू राइट डाउन द वर्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. जो भी आपका ईयर एंड होगा दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर. देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, इफ अगर आपको जैसे सी वी हैव ऑलरेडी डन द दिस वर्टिकल बैलेंस शीट, तो वर्टिकल बैलेंस शीट में भी सी इफ मोर देन वन आइटम्स यूज टू अपीयर अंडर द हेड, तो हम क्या बनाते थे उसके लिए, वी प्रिपेयर अ नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन कि वो सारे हेड्स में हमने कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड किए. ओके, सो इफ इट इज गिवन इन द रुपीज देन यू हैव टू मेंशन इन द रुपीज, और अगर if nothing is mentioned, so directly you can write down the figures into the column. Now the very first thing, मुझे ये बताओ कि कंपनी का सबसे बड़ा इनकम जो होता है वो कौन सा होता है? कंपनी का सबसे बड़ा इनकम कौन सा होता है यूजुअली भी? ऑब्वियसली इट विल बी द सेल्स. जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है कंपनी का, इट इज अ सेल्स. सो here the very first thing which from where the profit and loss statement will begin will be revenue from the operations. Now what I have done for the better understanding, मैंने इसके सामने ही notes to accounts अभी फिलहाल I'm just showing you, otherwise notes to account is prepared after you're drawing this profit and loss account. बट फॉर यू कि आपको साथ साथ में पता चलते जाएगा कि हाँ कौन इसमें क्या कौन कौन सी आइटम्स आ सकती है. सो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट प्लेस्ड ओवर हियर. Now this becomes very much important from your MCQ point of view as well. They will be asking कि under which head this will be going. ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे देंगे सेल ऑफ द सर्विस एंड आपको पूछेंगे अंडर विच हेड इट विल बी गोइंग, एंड यू विल बी हैविंग अ 4 ऑप्शंस, एंड द दिस ऑर्डर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुड नॉट गेट चेंज. ठीक है, इट शुड नॉट गेट चेंज. सो द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कौन कौन से, सी अगर आप कोई नॉर्मल सेल्स ऑफ द गुड्स कर रहे हो, या तो इफ देयर इज अ सेल ऑफ द सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज सेल कर रहे हो आपको उसके ऊपर ट्रेडिंग कमीशन मिल रहा है, या तो देन दिस विल बी द रेवेन्यू फॉर द कंपनी. कि आपके जो बेसिक ऑपरेशंस आप जो कर रहे हो, जो आप डेली बिजनेस कर रहे हो, उसमें से आपको जो भी प्रॉफिट दैट रेवेन्यू जनरेट होगा, सेल से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा विल बी रिटर्न ओवर हियर. And if you are paying the excise duty, any kind of the excise duty, ठीक है, तो you have to subtract that excise duty. So normally I will say the sale of the product or sale of the services, or you can even say the other operating revenues. आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस के थ्रू, वो सेल के थ्रू आपको जो अर्निंग्स मिल रही है, that will be returned in the revenue from operations. So these are the 3 to 4 items which are given over here for your explanation कि हाँ ये वाला आएगा यहाँ पे. Next one is other incomes. Other incomes में what all are the points which will be covered? See, when it comes to class, one more thing, other incomes which will be distributed.
जो भी अदर इनकम्स है वो आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूट आप करने वाले हो, लाइक अगर आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, आपने अपनी कंपनी के नहीं किसी और कंपनी के शेयर्स लेके रखे थे उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है, सो दिस इज द अदर इनकम्स फॉर द कंपनी। ठीक है, आपको गेन हुआ, आपने जब फिक्स एसेट सेल किए तो आपको उसके ऊपर गेन हुआ, सो दिस इज नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ऑल योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो आप रेगुलर बिजनेस में नहीं होके कभी कभार जिसका नॉन रिकरिंग है, दैट विल बी कमिंग अंडर द other income. So let's see what all are the points which will be coming. Interest income in the case of a company other than a finance company, dividend from a subsidiary company, dividend from the companies other than the subsidiary company, net gain on the sale of the investment and the sale of the fixed assets, and other non-operating incomes. ओके, सो इवन कभी कभी ऐसे नहीं देके आपको ऐसा दिया जाएगा इंटरेस्ट इनकम, और दे विल बी राइटिंग डाउन ओनली द डिविडेंड इनकम, तो डोंट गेट कंफ्यूज वेयर इट विल बी कमिंग, इट विल बी कमिंग इन द अदर इनकम। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन इज टोटल रेवेन्यू। कैसे मिलेगा टोटल रेवेन्यू? when you earn the revenue from the operations plus other income, अब जब ये दोनों को ऐड कर दोगे तो you will be getting the total revenue, that is the first head and the second head, add together you will be getting the revenue. Fourth one is now expenses. Now कौन से expenses आप यहाँ से subtract करने वाले हो? The first one is cost of material consumed. If you remember the manufacturing, जब हम ये कर रहे थे final accounts, हम first we used to find it out the cost of material, opening plus purchases plus carriage minus closing stock of the material. So this is how you will be getting the cost of material consumed. Opening plus add purchases, अगर आपने उसके ऊपर any carriage, octroi, if duty, any duties if you have paid, then it will be added and the closing stock of the material will be subtracted. So when you do this thing, you will be getting a cost of material which is consumed. Next is purchase of a stock in trade. अगर आपने कोई ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स खरीदे हैं तो वो भी आपके क्या है, वो आपका एक एक्सपेंस है, सो अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंस हेड. Next is changes in the inventories of the finished goods, work in progress and the stock in trade. अगर चेंजेस हो रहा है, अगर आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, यू हैव टू जस्ट कंसीडर द कितने का चेंज हुआ है. सी इट सो हैपेंस के ओपनिंग मेरा जो इन्वेंट्री का बैलेंस होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट बोथ विल बी डिफरेंट. अगर ऐसा हो सकता है तो इन दोनों के जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसीडर एज अ चेंज. अब ये चेंज आपका फिनिश गुड्स में भी हो सकता है, WIP में भी आ सकता है, स्टॉक इन ट्रेड्स में भी हो सकता है ये चेंजेस. तो दैट चेंजेस नीड्स टू बी कंसीडर ओवर हियर. ओके, सो दैट इज व्हाई सी ओवर हियर इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, पहले वो देखो, सबट्रैक्ट कर दोगे उसमें से इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और ये दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर, दैट इज चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज. Okay, is the head, fourth head clear? Is the fourth head clear to everyone? Just acknowledge. Now next is employee benefit expenses. तो employee related अगर कोई भी आप expenses कर रहे हो, say for example you are giving them the salaries and the wages, then your contribution to the PF और provident fund के लिए कर रहे हो, you are contributing for any other fund. ठीक है, ESOP में आप expenses कर रहे हो on the ESOP. Can anyone tell me the full form of ESOP? You all are learning the taxation, correct? Full form of ESOP. It is Employee Stock Ownership Plan. इसका ये मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय का बेनिफिट प्लान है जो एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है, विच इज ऑफर टू द एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जब सिर्फ एक प्लान है, इट कुड बी परचेज इवन एट अ स्पेसिफिक प्राइस एज वेल. ठीक है, तो अगर इस शॉप के कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो दैट एक्सपेंसेस आल्सो विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. देन वी हैव एक्सपेंसेस ऑन ESPP. Do you all know what is ESPP? It is Employee Share Purchase Plan.
It is a benefit which has been given by an employer to the employee to purchase the stock of the company at a discounted price. अगर वो कंपनी का सबसे पहले ऑफरिंग करेंगे एम्प्लॉइज को कि अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर लो हमारे स्टॉक्स, हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रहे हैं. समझ में आया? Now next one was employee welfare expenses. Apart from it, if any other expenses are been done on the employee, then that also will be recorded under the employee benefit expenses. Next one is finance cost. Now what finance cost में क्या हो जाएगा? Have you started with this cash flow statements? Cost on your shares, डिबेंचर्स, अगर ये सारे इसके ऊपर अगर आप कोई कॉस्ट कर रहे हो तो दैन इट विल बी योर फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग फ्रॉम द बैंक. ठीक है. आपने बोरोइंग्स किया, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. आपने किसी और पार्टी से बोरो किया था, यू आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन इट. यू हैव टू पे द, अगर आपने डिबेंचर्स परचेज किए पब्लिक में से तो आपको उनके ऊपर डिबेंचर्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है. इंटरेस्ट इज लेविड इवन बाय द टैक्स डिपार्टमेंट. अगर आपने जब डिबेंचर्स इश्यू किया है तब इफ यू हैव गिवन एनी ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स, एनी प्रोसेसिंग चार्जेस व्हिच आर बीन पेड. ठीक है. अगर आपको गेन या तो लॉस हुआ है ड्यू टू द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, तो ऑल दिस विल बी योर फाइनेंस कॉस्ट. Okay, the next part is depreciation and amortization expenses. ठीक है. If the depreciation is there on the fixed assets, अगर आप intangible assets पर अगर चार्ज कर रहे हो तो then it will be known as amortization. तो जो भी आपके depreciation है, तो depreciation जैसे हम profit and loss account में लिखते थे ना, तो here we have a head depreciation and amortization expenses. तो अगर आपने कोई भी fixed assets है तो intangible assets पर depreciation लगेगा, then it will be recorded over here in depreciation and amortization expenses. And the last part in your expenses will be other expenses. Other expenses like electricity expenses, fuel expenses, repairs expense अगर कोई हो गया, तो इसके अलावा जो भी हमारे expenses है that will be recorded in the stores and spare parts, fuel, car rent, insurance, repairs and maintenance, everything. Then rates, repairs अगर आपने building पर किया, machinery पर किया, कोई भी fixed assets पर किया, rate and taxes, any other miscellaneous expenses are there. ठीक है. Then it will be coming under the other expenses का head. So we have the other expenses का head very big. इसमें बहुत सारे advertisement, sales commission if it is given, provision for the doubtful debts, if the payment is made to the auditor, any of the for the audit work, taxation काम के लिए, cost audit के लिए, showroom expenses if you have allowed the discount, if the loss has been occurred on the foreign exchange currencies. तो ये सारा आपका कहां पर जाएगा? Other expenses में it will go. Okay. Now in the other expenses there are the exceptional items जो हो आ सकता है. Usually सारे जरूरी नहीं ये सारे exceptional items हमारे companies में हो. Now depending upon the company, yes, exceptional items हो सकते हैं. तो any extraordinary or the exceptional items are coming, then also it also will be recorded in the this other expenses. Like देखो earthquake क्या रोज आने वाला है? Obviously no. ठीक है. क्या प्रॉफिट आपको इंश्योरेंस क्लेम एवरी टाइम एवरी मंथ मिलने वाला है? नो. अगर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ तो ये आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो गई. आपने स्टॉक को राइट ऑफ कर दिया, आपके जो कोर्ट केस चल रहा था नाउ इट गॉट सेटल्ड, आपने इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स को डिस्पोज कर दिया, योर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, दिस आर योर एक्सेप्शन कॉस्ट जो बहुत रेयरली आने वाले. So if this also comes and it also will be going under the head of the other expenses. Okay, so up tak let's revise what we have done. See other expense ये जो है हमारे exceptional items as well as you have this extraordinary items. तो उसके लिए ना separately after writing down other expenses, see they have given the extra head as well. See टोटल एक्सपेंस ये हो गया, अदर एक्सपेंस. तो आप जो ये फोर्थ पार्ट को सारे जब ये खर्चे दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, आई एम जस्ट शोइंग यू, वेट,
ये सारे एक्सपेंसेस को जब आप ऐड कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग द टोटल एक्सपेंसेस. सो देखो, हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, हमने थर्ड वाले इस पार्ट से क्या मिला था, हमें रेवेन्यू मिला था. So from the revenue, if you subtract your expenses, that total expenses, the fifth head you are going to get will be profit before exceptional and the extraordinary items and tax. जब आप टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करोगे तब आपको मिलेगा अदर एक्सपेंसेस, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. तो जो अदर एक्सपेंसेस के नीचे ये जो लिखा है ना हमारे एक्सपेंसेस, so this are which your expenses, ये वाला कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, उसमें से आप एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को सबट्रैक्ट कर दो. सी, जो कभी कभार होने वाले आइटम्स है, दिस वाले आइटम्स, exceptional and the extraordinary items, it will be subtracted. It will be subtracted. These two items will be subtracted. And after subtracting your exceptional and the extraordinary items, the next head which you are going to get will be profit before tax. कि अब तक आपने प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट मिला है वो टैक्स के पहले है. जब तक आप टैक्स पे नहीं कर देते तब तक दैट यू कैन नॉट कंसिडर इट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो दिस इज बिफोर पेइंग ऑफ योर टैक्स, द प्रॉफिट विच यू, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो ये वाला प्रॉफिट कैसे मिला, लेट्स डिवाइड दिस आउट. टोटल रेवेन्यू जो मुझे मिली थी, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड द अदर इनकम्स को ऐड करके आई गॉट अ टोटल रेवेन्यू. फ्रॉम दैट आई हैव subtracted the class of my expenses, that is total expenses. So I got a profit before exceptional and extraordinary item. मैं ये and the tax, तो मैं ये दोनों को जब subtract कर दूंगी प्रॉफिट में से, my exceptional and the extraordinary items को, so I will be getting the profit before tax. And if I subtract the tax, current year का tax, or if I have a deferred tax, तो if I subtract the tax from it, तो I will be getting profit. either profit आ सकता है या तो आपको loss हो सकता है for the period from the continuing operations. ठीक है, समझ में आया? So what is the this profit or a loss from the period from continuing operation? So income which is generated from the this continuing operation is your net income. ये आपकी क्या हो गई, नेट इनकम है. तो ये आपको जो इनकम मिली है वो आपको रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी करने से मिली है. इसके लिए यहाँ पर द वर्ड इज देयर फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बिकॉज दिस यू हैव अर्न फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस. सो अब इसका दूसरा नाम भी याद रखो, इट कैन कम इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, दैट इनकम फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इनकम. You just write it down somewhere. Income from the continuing operation is also known as operating income. Now next part. Afterwards, we have a profit and loss from the discontinuing operation. So the profit and loss from the discontinuing operation is nothing but it is a line of the item on the income statement of the company below the income from the continuing operation and before the net income. आपकी net income मिलने से पहले वाला है. So ये रिप्रेजेंट आपको क्या करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर टैक्स गेन्स, या तो आपको जो लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस ऑन द, अगर आपने कोई बिजनेस की सेगमेंट सेल कर दी उसके वजह से आपको कुछ लॉस हो गया, अगर आपको टैक्स पे करने के बाद आफ्टर आफ्टर टैक्स इफेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन आपका कोई सेगमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, so then it will be known as a profit or a loss from the discontinuing operation. So continuing operation and the discontinuing operation दोनों क्या है, दोनों सेपरेट है. It is not one and the same. We have a distinguish between them. तो हमें उसी कम्युनिकेट करना है हमारे यूजर्स को, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, वी नीड टू कम्युनिकेट टू देम कि कंपनी ने ऐसे कोई डिस्पोज्ड असेट है, देख तो कंपनी ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है उसके असेट्स को, और जो भी उनको इनकम मिली है वो इनकम उन्होंने यहाँ पर शो की है. Okay. Next one is
टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ, मैंने अभी आपको बताया साथ साथ में कि प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा टैक्स, अगर आपने ऐसा कुछ टैक्स पे किया है आफ्टर टैक्स इफेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट, सो देन इट विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर. ओके, सो अभी ये वाला जो पार्ट है वो कंपनी के एवरी टाइम तो नहीं होगा, फॉर श्योर है, इट वोंट बी हैपनिंग एवरी टाइम. Yes, yes, Samita, don't worry. So, the total gain or a total loss जो भी आपको यहाँ पर हुआ होगा, टोटल गेन इधर और या तो टोटल लॉस जो भी आपको हुआ होगा फ्रॉम योर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय ऑल योर रिलीविएंट इनकम टैक्सेस. तो अगर कोई ऐसा बायर है जिसने डिसकंटिन्यू कर दिया अपने ऑपरेशंस को, तो this will be assumed that this is a debt which has been associated with that operation. तो अगर उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुए सेल करने से पहले, तो that needs to be allocated to your discontinued operations. So tax expenses of your discontinued operations. Last, profit and loss from discontinuing operations after the tax. आप ये सारा आपको जब आपने उसके ऊपर टैक्सेस भी पे कर दिया आपके डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस के ऊपर, सो द लास्ट पार्ट विच यू विल बी गेटिंग विल बी योर नेट प्रॉफिट और अ लॉस फॉर द ड्यूरेशन. तो बेसिकली ये डिसकंटिन्यू जो ऑपरेशंस है वो क्यों आया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, ये है ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दिस इज वन ऑफ द योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल. दिस इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24. ये इसका अलग से सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज देयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24. देयर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज गिवन. सो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज जस्ट टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स फॉर योर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, कि आपको अपनी इंफॉर्मेशंस भी देनी पड़ेगी जो भी आपके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, अभी जो आपके बंद कर दिए गए आपने, तो आपको यूजर्स को बताना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि उससे आपको कितनी कैश फ्लोज हुई है, कितनी अर्निंग्स जनरेट हुई है, तो उसके बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई आफ्टर सेग्रीगेटिंग ऑल योर इंफॉर्मेशन, आफ्टर डिसकंटिन्यूटिंग योर ऑपरेशंस. So all this should be the information should be given along with your this continuing operations. समझ में आया? इसके लिए we show this as a that operate discontinuing operations. टैक्स उसका दिखाते हैं हम अलग से, और उसका what we show the profit and loss differently. अब बेसिक अबाउट योर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाज ओनली दैट कि अगर आप जो कोर बिजनेस अभी कर रहे हो, या तो आप कोई प्रोडक्ट लाइन है अब आप उसको शट डाउन कर रहे हो, तो वो शट डाउन के वजह से आपको जो भी इनकम या तो एक्सपेंसेस हुए देन यू विल हैव टू शो इट अप सेपरेटली. ठीक है, जो भी आपका कंटिन्यूटिंग ऑपरेशंस होगा उससे आपको अलग से दिखाना पड़ेगा. सो इन दिस डिसकंटिन्यूटिंग में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है. आपको इसके ऊपर मे बी आपको प्रॉफिट टैक्स गेन भी हो सकता है और टैक्स लॉस भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द कंपनी. हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके ऊपर हमें गेन ही होगा या हमें उसके ऊपर लॉस ही होगा. ओके, सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, दिस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा नॉर्मल बिजनेस का जो भी लाइन था वो अभी क्या हो गया है, कोई प्रोडक्ट लाइन या सम इट गॉट शट डाउन. So I will have to show this below my income from continuing operation and even after and before my net income. Net income के पहले और continuing business के बाद मुझे ये वाला पार्ट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. But if it is not given in the sum, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? Tax, profit, after tax you subtract the tax and from that lastly directly profit or loss for the period. So if it is given then it will be uska adjustment hoga. If it is not given तो directly after the tax expenses you have to write down profit or a loss for the period. So this is what all about your income statement. अब यहाँ से हेड्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए. जो हेड्स में दिया है वो ही हेड्स अकॉर्डिंगली इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली यू विल हैव टू फॉलो इट अप.
ठीक है. So what we will do in the next class, I will start with a short sum. तो तुम लोग मुझे तब तक क्या करोगे, I am just giving you one of the homework. You will just in the next class I will just ask you, like for example provision for the taxation कहाँ जाएगा, profit and loss statement में के balance sheet में. तो you will have to give me the answer on it. Okay, so I will be asking you the questions like this कि कहाँ पर मुझे उसको ये बताओ कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, like expenses on the gratuity is there, तो expense on the gratuity कहाँ पर जाएगा. तो you should get click कि ये मेरा employee related expense है, तो वो मेरा head में जाएगा, employee benefit expense के head में जाएगा. वेलफेयर एक्सपेंस कहां पर जाएगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा. सो दिस इज हाउ क्विकली यू शुड बी एबल टू आंसर टू मी. समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ. सो ये कब हो पाएगा, व्हेन यू नो द इनकम स्टेटमेंट. जब आपको पता है कि इसके कौन से हेड के अंदर में क्या आएगा, तभी आप मुझे बता पाओगे. Okay, so I will be asking you the main heads as well as I will be asking you the subheads of it, and then we will start with a short sum. अभी भी थोड़ा पूछूं? You will be able to answer? चलो, interest on investment. Interest on investment. This will go in the profit and loss account under the other income. पर क्या ये वाली आइटम बैलेंस शीट में भी आ सकती है? यस. आप हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के हेड में, इन्वेस्टमेंट के जो हेड है उसमें हम ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट को. सो इवन इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड अदर करंट असेट्स. Then goods purchased but not recorded. Good purchase but not recorded. Obviously, two effects will be add to purchases. अब तो एक परचेज में ऐड कर दोगे इन योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, एंड सेकेंड इफेक्ट यू विल ऐड इन द क्रेडिटर्स. वेयर यू रिकॉर्ड द क्रेडिटर्स, यू रिकॉर्ड द क्रेडिटर्स इन द करंट लायबिलिटीज. Then return outward, which is wrongly included in the sale. Return outward, which is wrongly included in the sale. So this will be less from sale, less from the purchase. So less from sale मतलब कहाँ पर जाएगा, revenue from operations में, and second it will go in the this cost of material consumed में. So this is how you have to do it. This is how you have to revise it up कि मेरा कौन से हेड में कौन कौन सी आइटम्स आएगी.